हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 में दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का, जिसमें हम देखेंगे श्वसन रेस्पायरेशन को। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जंतुओं के अंदर और दूसरे जीवों में पोषण की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो आइए आज हम देखते हैं कि श्वसन क्या है और किस तरह से संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन की डिफिनीशन क्या होती है। तो श्वसन एक ऐसी जैविक क्रिया होती है जिसमें खास रूप से क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, पोषण की क्रिया के पश्चात जो कार्बनिक यौगिक विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं, रुधिर वाहिनियों के माध्यम से कोशिकाओं के सभी भागों तक पहुंचते हैं, सभी कोशिकाओं तक पहुंचने का कार्य करते हैं, उनका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। जिसके पश्चात होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये जब श्वसन की क्रिया अगर हमारे शरीर के अंदर नहीं होगी तो हमें मुख्य रूप से एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। तो इस वजह से श्वसन की क्रिया जीवों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। श्वसन जीवित कोशिकाओं में अगर होता है तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है वो एंजाइमिक एक्टिविटी के कारण होती है। तो खास रूप से जो एंजाइम के द्वारा एक्टिविटी होती है, एंजाइम के द्वारा जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में दोनों तरह से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो उसे वायवीय श्वसन, अनुपस्थिति में होगी तो उसे अवायवीय श्वसन नाम दे दिया जाता है। अब यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में मुख्य रूप से होता क्या है। तो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें जो भोज्य पदार्थ होता है, जो फूड मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण खास रूप से एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। तो 25 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे बेसिकली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन के बेसिस पे समझ सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीजन के साथ ये मिलकर एंजाइम के प्रभाव की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से श्वसन की क्रिया जो होती है उसमें यही प्रक्रिया खास रूप से संपन्न होती है। अब श्वसन की क्रिया जो होती है अगर कोशिका के अंदर होगी, अगर श्वसन रेस्पायरेशन की क्रिया कोशिका के अंदर होगी तो ऐसी स्थिति को हम लोग कोशिकीय श्वसन कहेंगे। और कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु जो होता है पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण करता है। तो जब सेलुलर रेस्पायरेशन होगा, कोशिकीय श्वसन होगा, तो ऐसी स्थिति में जो ग्लूकोज होगा C6H12O6 होगा, वो पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जनरली इसमें क्या होता है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को संपन्न करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि श्वसन कितने टाइप का होता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ श्वसन। तो बेसिकली जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें पहला होता है एरोबिक रेस्पायरेशन और सेकंड होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, जो वायवीय श्वसन की क्रिया होगी वो इसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, O2 की प्रेजेंस में होती है। अब जबकि जो सेकंड नंबर पे है अवायवीय श्वसन, इसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं, जो कि O2 की अब्सेंस में होती है। तो बेसिकली जो वायवीय श्वसन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जबकि जो अनाक्सी श्वसन होगा वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में कंप्लीट होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो वायवीय श्वसन होगा इसमें आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। यह जो वायवीय श्वसन की एरोबिक रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जिसमें क्या होगा कि जो भोज्य पदार्थ होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होगा, उसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाएगा। जब इसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण होगा तो ऐसी स्थिति के कारण CO2 और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होगी कोसा द्रव्य के अंदर होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है ये कोसा द्रव्य लिखा गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वायवीय श्वसन की कोसा द्रव्य के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब इस क्रिया के अंदर होता क्या है, तो यहाँ पे इसमें जो ग्लूकोज का एक अणु होता है वो 38 ATP का फॉर्मेशन करता है। तो 38 ATP को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे उपापचय जगत का सिक्का, क्वाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है, और प्लस 6 CO2 के अणु का फॉर्मेशन होता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का फॉर्मेशन होता है, साथ ही 38 ATP बनते हैं। और इस तरह से
जो वायवीय श्वसन की क्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। तो इस पूरी के पूरी प्रक्रिया को हम इस रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जो H2O जल के बनते हैं, साथ ही 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। यही एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अगर हम 38 ATP को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 673 किलो कैलोरी। तो इतनी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो वायवीय श्वसन की क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेता है। अब सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे ये अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है, अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। इस क्रिया को हम लोग बेसिकली किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, और इस क्रिया के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो ऊर्जा बनती है, वो आंशिक रूप से बनती है, कम मात्रा में बनती है। लगभग 5% भाग ही जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका 5% भाग ही एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है। तो जो अनाक्षिक श्वसन की क्रिया होगी, एनारोबिक रेस्पायरेशन की जो क्रिया होगी, उसमें एनर्जी ऊर्जा बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्रिया खास रूप से ईस्ट में देखने को मिलती है। तो इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है, जिसके द्वारा एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि जो वायवीय श्वसन की क्रिया थी उसमें 38 ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इस तरह से जो अवायवीय श्वसन की क्रिया है उसमें ऊर्जा बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है। अब इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे अल्कोहलिक किण्वन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। तो जो ईस्ट होता है, ईस्ट में जनरली जैसे हमें अल्कोहल शराब वगैरह बनाना होता है तो उसमें हम लोग फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रक्रिया कुछ जीवाणुओं बैक्टीरिया के माध्यम से कंप्लीट होती है, जिसमें जो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल से इथाइल अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है। तो जिसमें सबसे पहले जो एथिल अल्कोहल जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड का डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। जब ये एसिटिल्डिहाइड बन जाता है तो यही एसिटिल्डिहाइड NADP2H की प्रेजेंस में के साथ मिलकर ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को हम लोग बेसिकली अल्कोहल के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे श्वसन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो श्वसन की खास रूप से अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें एक अवस्था होती है बाह्य श्वसन और दूसरी अवस्था होती है अंतः श्वसन। लेकिन इसकी एक तीसरी अवस्था भी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाह्य श्वसन को। तो बाह्य श्वसन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा बेसिकली जो वाह्य श्वसन की प्रोसेस होती है, तो वाह्य श्वसन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका खास रूप से विनिमय होगा। तो O2 और CO2 का इसमें विनिमय होता है, और यह क्रिया मुख्य रूप से विसरण के द्वारा संपन्न होती है। तो विसरण की क्रिया क्या होती है, तो इसमें यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे केवल O2 रहेगा। तो ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन वायुमंडल से शरीर के अंदर प्रवेश करेगा श्वसन अंगों के माध्यम से, जबकि जो CO2 होगा वो शरीर से बाहर निष्कासित होगा श्वसन अंगों के माध्यम से ही। तो अब इसमें विसरण क्या होता है, तो विसरण में बेसिकली क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% के आसपास होती है। तो 21% मात्रा वायुमंडल की ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है वो ज़्यादा है। जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता है वायुमंडल के कंपेयर में कम होती है। तो इस वजह से हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ले लेते हैं,
जबकि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता हमारे फेफड़ों में ज़्यादा होती है और वायुमंडल में उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारे फेफड़ों की अपेक्षा कम होगी। इस कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे फेफड़े से श्वसन अंगों के माध्यम से, खास रूप से मुंह अथवा नाक के माध्यम से, वो वायुमंडल में पुनः निष्कासित कर दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वायु श्वसन कहलाती है। अब इसमें टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, तो बेसिकली जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होंगे ये भी दो टाइप के होंगे। अब इसमें एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है ये बेसिकली दो टाइप की होती है। तो सबसे पहली जो इसमें प्रोसेस होती है इसे हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को श्वसन अंगों के माध्यम से अवशोषित करना तथा CO2 को निष्कासित करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, और इस क्रिया में श्वसन अंगों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग का बेसिकली जो मीनिंग हुआ, मतलब हुआ, इसमें केवल ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने से है। दूसरे स्टेप में आता है गैसीय विनिमय। तो ये गैसीय विनिमय क्या होता है? तो गैसीय विनिमय में हम लोग बेसिकली देखते हैं गैसेस एक्सचेंज जिसे बोलेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि इसमें भी मनुष्य जो होता है वो विनिमय की क्रिया द्वारा, तो विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। तो गैसीय विनिमय में रुधिर परिवहन के माध्यम से होता है। ये प्रक्रिया रुधिर परिवहन के माध्यम से होगी, जिसमें जो CO2 होगा वो फेफड़ों के माध्यम से वायुमंडल में निष्कासित होता है, और वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। तो जो श्वसन और परिसंचरण की क्रिया होती है, तो श्वसन और परिसंचरण के बीच का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को हम लोग गैसीय विनिमय कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। जिसमें रुधिर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है, और फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसे रुधिर में मिक्स करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य होता है। सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे, तो अभी तक हम आपको यहाँ पे पहले नंबर पे हमने आपको बताया वायु श्वसन। तो दूसरे नंबर पे आता है वायु श्वसन के बाद, वायु श्वसन के भी दो भाग होते हैं, जिसमें पहला है श्वासोच्छ्वास नंबर ए, और नंबर बी है गैसीय विनिमय। तो सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे आंतरिक श्वसन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है? तो आंतरिक श्वसन में क्या होगा? इसमें श्वसन की जो क्रिया होगी ऊतक तथा बाह्य कोश की वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय होगा। तो जो इंटरनल रेस्पायरेशन होगा इसमें बेसिकली क्या होगा, जो टिश्यू लेवल होंगे, जो बाह्य कोश की वातावरण होगा और जो ऊतक होंगे, इनके बीच में जो गैसीय विनिमय की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक श्वसन कहेंगे। मतलब कोशिका स्तर पर या ऊतक स्तर पे जो श्वसन की क्रिया होगी उसी को आंतरिक श्वसन नाम दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ऊतक स्तर पे हुआ सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे होगा कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो जो सेलुलर रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि खास रूप से कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। और यही जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसी में क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज में जो पायरुविक एसिड होगा, पायरुविक एसिड ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा, और टूटने के पश्चात ये क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त करने का कार्य करता है। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड के दो अणुओं में टूटेगा, जिसके पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो सेलुलर रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है उसी में ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो जाता है, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में, और ATP का फॉर्मेशन इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। अभी तक तो ये हुआ श्वसन की सामान्य सी जानकारी। अभी हम लोग देखेंगे कि जो पौधे होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया किस तरह से होती है। तो हाउ टू प्लांट्स रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली आप अगर देखें तो जो प्लांट्स होते हैं, पौधे में भी श्वसन की क्रिया होती है, और ये भी विसरण के नियम के अनुसार ही होती है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स ये छूटा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है देखेंगे कि पौधे के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है तो खास रूप से पौधे के वायवीय भागों के द्वारा होती है।
तो पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, जिसमें जो जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं, उनमें जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, रंध्रों के माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है। अब पौधे के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है, तो उसमें दो तरह की स्टेप्स आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है, दिन के समय जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन की सांद्रता वायुमंडल के अंदर ज़्यादा होती है। तो दिन के समय वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होती है। इसकी एक वजह भी होती है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है, वायुमंडल में रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। लेकिन बेसिकली क्या होगा, दिन के समय जो पत्तियों में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगी, पत्तियों में भी ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगी। इसकी क्या वजह है, तो वायुमंडल से भी ज़्यादा सांद्रता पत्तियों में होगी, क्योंकि पत्तियों के अंदर ही ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो एक तरह से पत्तियों में ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे बन रहा होता है। इस वजह से पत्तियों में ऑक्सीजन की सांद्रता वायुमंडल से भी ज़्यादा होती है, जिस कारण से जो पत्तियाँ होंगी वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन को वायुमंडल में विसरित कर देंगी, अर्थात निष्कासित कर देंगी। और रात में यह क्रिया बिल्कुल विपरीत होती है। तो दिन के समय पत्तियां वायुमंडल में ऑक्सीजन को निष्कासित करती हैं, जबकि रात के समय पत्तियां वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर की तरफ अवशोषित करने का काम करती हैं। और ये प्रक्रिया किसके कारण होती है, श्वसन की वजह से होती है। अब दिन के समय जो पत्तियों में CO2 होती है, CO2 की सांद्रता कम होती है। और जब CO2 की सांद्रता कम होती है, तो इस कारण से जो वायुमंडल की CO2 होती है, वो पत्तियां उसे विसरण की क्रिया द्वारा अवशोषित कर लेती हैं। और जबकि यह क्रिया रात में क्या होती है, इसके विपरीत होती है। तो रात के समय जो CO2 होता है वो वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। अब क्या होगा, CO2 और O2 के आदान प्रदान को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय कहते हैं। और यह क्रिया वायुमंडल और प्लांट्स के बीच होती है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आप केवल इतने से ही समझिए कि दिन के समय और रात के समय दोनों टाइम पे श्वसन की जो क्रिया होती है, उसमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन का ही उपयोग करेंगे, जबकि रात के समय पौधे श्वसन की क्रिया में भी ऑक्सीजन का ही उपयोग करेंगे। दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि दिन के समय पत्तियों में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं करते हैं, जबकि रात के समय पत्तियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से पत्तियां क्या करती हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित करने लगती हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि दिन के समय वृक्ष के नीचे सोना चाहिए, जबकि रात के समय नहीं, क्योंकि रात के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, निकालने लगते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जंतुओं के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस तरह से होती है। तो संसार में अनेकों तरह के जंतु होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ में जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, तो कुछ में कम विकसित होता है। तो ऐसी स्थिति के कारण विभिन्न तरह के जंतुओं में श्वसन की जो क्रिया होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ जीवों के अंदर श्वसन की जो क्रिया होती है वो त्वचा के द्वारा भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें मेढक की, तो मेढक में श्वसन की क्रिया त्वचा के माध्यम से भी होती है। लेकिन यह क्रिया तब होती है जब वह ज़मीन के अंदर जब जनरली बारिश का सीजन नहीं होता है, तो जब ज़मीन के अंदर होता है तो त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। लेकिन वही मेढक जब बारिश के दिनों में बाहर आता है तो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। इसी तरह से जो केचुआ होता है, तो केचुए के अंदर भी जो श्वसन की क्रिया होती है वो त्वचा के माध्यम से होती है। जबकि जो जलीय जंतु होते हैं उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो क्लोम के द्वारा होती है, गिल्स के द्वारा होती है। और इसके कंपेयर में अगर हम देखें, जो थोड़ा विकसित जंतु होते हैं उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होती है। तो जनरली जो गिल्स होता है, जो गलफड़े होते हैं, क्लोम होते हैं, उनके माध्यम से जो श्वसन की क्रिया होती है वो जलीय जंतुओं के अंदर, जीवों के अंदर होती है। लेकिन जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, जो ज़्यादा विकसित होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, उनमें श्वसन की क्रिया खास रूप से फेफड़ों के माध्यम से होती है।
तो आइए हम देखते हैं अब कि मानव में श्वसन की क्रिया किस तरह से संपन्न होती है। तो मानव में श्वसन की जो क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो मानव का श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। और मनुष्य के अंदर जो खास रूप से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें तो उसमें नासिका होती है, नासा मार्ग होता है, ग्रसनी होती है, वायुनाल होती है तथा फेफड़े प्रमुख श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो नासिका होगी, नासा मार्ग होगा, ग्रसनी, वायुनाल और फेफड़े, इन सब का अलग अलग कार्य होता है। तो श्वसन की क्रिया ये सभी अंग जो होते हैं, नासिका खास रूप से ये जो नासिका है, नासा मार्ग, ग्रसनी, वायुनाल, फेफड़े, ये सभी मिलकर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए इन सभी को हम बारी बारी से देखते हैं कि सबका अलग अलग क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नासिका है या फिर जो नासा मार्ग है, नोज और नोजल पैसेज जो होता है, उसका श्वसन की क्रिया में, रेस्पिरेशन में क्या रोल होता है। सॉरी। तो सबसे पहले जो नासिका होती है, नासिका में क्या होता है कि नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। दो नासा छिद्र होते हैं जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ होते हैं। तो बेसिकली मनुष्य में ये वातावरण की दिशा में खुले होते हैं और वातावरण से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित करने का काम करते हैं। ये दोनों नासा छिद्र जो होते हैं एक नासा पट्ट नोजल सेप्टम के द्वारा बटे होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें नासिका जो होती है, नासिका नासा मार्ग में जाकर खुलती है। तो जो ऊपर का भाग होता है, जो नॉस्ट्रिल के ठीक ऊपर का जो भाग होता है उसे हम लोग नासा मार्ग कहते हैं। तो नासिका के अंदर अनेक रूम या बालनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो धूल मिट्टी के कण और गंदगी आदि को रोकने का काम करती हैं। जबकि जो नासा मार्ग होता है उसमें म्यूकस पाया जाता है। तो म्यूकस की वजह से जो वायु होती है, वायुमंडल की जो वायु होती है, वो जब फेफड़ों में प्रवेश करती है तो वो थोड़ी सी नम हो जाती है। तो नम होने के कारण वो हमारे फेफड़ों के लिए हार्मफुल नहीं होती है, नुकसानदायक नहीं होती है। अब इसी कड़ी में जैसे ही जो नासा और नासा मार्ग के बाद का जो अगला हिस्सा होगा वो ग्रेसनी है, फेरिंग्स है। तो डाइजेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ग्रेसनी है, जो फेरिंग्स है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसे हम लोग ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। नासाग्रसनी, कंठग्रसनी और मुखग्रसनी नाम देते हैं। तो जो ग्रसनी है इसमें यहाँ पे हम लोग खास रूप से नासाग्रसनी को डिस्कस करेंगे। तो ग्रसनी क्या करती है, वो ग्रसनी श्वसन अंग का दूसरा मुख्य भाग होती है और इसके अंदर नासा मार्ग जाकर खुलता है और इसमें कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी संरचना होती है जिसे हम लोग कंठग्रसनी, लैरिंगोफेरिंग्स नाम देते हैं। अब ये क्या करती है, इसके अतिरिक्त जो मुख ग्रसनी और जो मुख ग्रसनी, उसके अलावा जो नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, ये तीनों एक ही साथ लगी होती हैं और ये श्वास नाल का फॉर्मेशन भी करने का कार्य करती है। तो जो श्वास नाल होती है वो बेसिकली जो लैरिंगोफेरिंग्स है, लैरिंगोफेरिंग्स ही आगे चल के श्वास नाल का फॉर्मेशन करती है। अब इसमें बिंड पाइप वायुनाल क्या होती है। तो वायुनाल में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। तो जो बिंड पाइप होती है, जब नासिका के माध्यम से सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो गले में एक पाइप नुमा संरचना होती है जिसे हम लोग बिंड पाइप कहते हैं, वायुनाल कहते हैं, जिसके माध्यम से जो वायु होती है वो फेफड़े तक पहुंचने का कार्य करती है। तो जो यहाँ पे बिंड पाइप होती है इसे भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वर यंत्र या कंठद्वार, इसी को लैरिंग्स कहते हैं। तो मनुष्य में जो स्वर उत्पन्न होता है, जो आवाज़ निकलती है, वो खास रूप से इसी लैरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है। तो कंठद्वार क्या है, ग्रसनी में पीछे परंतु निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है जो वायु को एक घाटी द्वार, ग्लॉटिस की सहायता से श्वास नाल तक पहुंचाने का कार्य करता है। स्वर यंत्र एक बक्से नुमा संरचना होती है। तो जो स्वर यंत्र होता है वो एक बक्से नुमा संरचना होती है। इसी को टेटुआ या एडम्स एप्पल भी नाम दिया जाता है। तो जो टेटुआ होता है तो उसी को हम लोग एडम्स एप्पल भी कहते हैं।
तो अगर जैसे कभी कभी लोग कहते हैं टेटुआ दबा देंगे, तो जनरली क्या होता है कि अगर गले को दबाया जाता है तो आवाज़ नहीं निकलती है, क्योंकि जो टेटुआ होता है, एडम सेप्पल होता है, वो दब जाता है, जिससे वायु बाहर नहीं निकलती है और इसी कारण से जो आवाज़ होती है वो बंद हो जाती है। तो कंठ ग्रसनी के अंदर घुमावदार संरचना होती है जनरली, और जो घुमावदार संरचना होती है उसी से के माध्यम से वायु में कंपन होता है, और वायु में कंपन होने के कारण ही स्वर उत्पन्न होता है, आवाज़ निकलती है। दूसरा इसका पार्ट है श्वास नली, ट्रैकिया। तो श्वास नली की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है जनरली 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है 1.5 टू 2.5, लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। जबकि जो श्वास नली होती है वो हमारी ग्रीवा नेक से होते हुए फेफड़े में प्रवेश करती है। जब ये फेफड़े में प्रवेश करेगी तो अनेक शाखाओं में ये बट जाती है, और अंततः ये क्या बनाती है, कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है, अल्वियोली का निर्माण कर लेती है। अभी हम देखेंगे ये फेफड़े क्या होते हैं। तो फेफड़े लंग्स इसे बोलते हैं। तो फेफड़े जो होते हैं, ये मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़ा का पाया जाता है। तो एक जोड़ी का मतलब एक राइट और एक लेफ्ट, दो फेफड़े होंगे, तो दोनों को मिलाकर हम एक जोड़ी कहते हैं। तो जिसके द्वारा वायु को अवशोषित किया जाता है, साथ ही इसे निष्कासित करने का भी कार्य फेफड़े ही करते हैं। तो मनुष्य के दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय पाया जाता है। तो जो हार्ट होता है वो दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, और फेफड़े फुफ्फुसावरण की पतली परत से घिरे होते हैं, तो जिसे प्लूरल कहते हैं। फुफ्फुसावरण जो होता है एक पतली सी झिल्ली होती है, लेयर होती है, जो फेफड़े के चारों तरफ पाई जाती है, और इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। तो ये फ्लूइड जो होता है वो एक तरह से फेफड़े की सुरक्षा करने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन के कारण जो फेफड़े होते हैं उनके चारों तरफ मतलब पानी जैसी संरचना हो जाती है, कुछ लिक्विड का जमाव होने लगता है, और ये ज़्यादातर मतलब कि कोल्ड कॉमन प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन के माध्यम से बेसिकली क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। तो फुफ्फुसावरण के ठीक नीचे फुफ्फुस तरल पाया जाता है। तो यही फुफ्फुस तरल जो होता है, इसी में इन्फेक्शन होता है खास रूप से। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, परंतु लंबाई में ये क्या होता है, छोटा होगा। तो जो दायां फेफड़ा होगा, राइट लंग्स होगा, वो लेफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा लंबा होगा, पर ये इसका जो आकार होगा वो थोड़ा छोटा होगा। अभी हम देखेंगे कि फेफड़े की आंतरिक संरचना किस तरह से होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर लंग्स का किस तरह का होता है। तो जनरली अगर हम देखें तो फेफड़ों में श्वास नली प्रवेश करने के पश्चात दो शाखाओं में बट जाती है। जब ये दो शाखाओं में बटती है तो उसके पश्चात दोनों शाखाएं जो होती हैं पुनः उप शाखाओं में बटने लगती हैं, और पुनः उप शाखाओं में बटने के कारण ये फेफड़ों में पहुंच जाती हैं, जिसके पश्चात ये कई उप शाखाएं बनाती हैं, और जिनके अंतिम छोर को हम लोग कोशिका अल्वियोली कहते हैं। जब ये अंतिम छोर कोशिका बन जाएगा, अल्वियोली बन जाएगा, तो यही क्या करेगा, फेफड़े की जो कोशिकाएं होंगी, अल्वियोली जो होंगी, वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने का काम करती है। तो मानव शरीर में फेफड़ों के अंदर लगभग 2.5 करोड़, कितना, लगभग 2.5 करोड़ जो होती हैं कोशिकाएं अल्वियोली पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें नवजात शिशु की, तो नवजात शिशु को जनरली उसे इन्फेंट कहा जाता है 1 महीने तक, और उसके बाद उसे बेबी नाम दिया जाता है। तो जो नवजात शिशु होगा उसके अंदर ये जो कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 2 करोड़ के आसपास होती है। कोशिकाएं जो होती हैं वो O2 और CO2 अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय मुख्य रूप से करती हैं। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जनरली किसके माध्यम से होगा, कोशिकाओं अल्वियोली के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लैरिंगोफेरिंग्स को अगर देखें तो स्वर यंत्र जो होता है जिसे कंठद्वार कहते हैं, उसकी कुछ इसी तरह की संरचना होती है। तो बेसिकली ऊपर का जो हिस्सा होता है इस तरह से एक घुमावदार संरचना होती है, जिसमें जो वायु होती है फेफड़े से निकलने के पास बाद ये क्या करती है कि घुमावदार संरचना में घूमती है, जिसके कारण डिफरेंट तरह की जो नॉइज होती है वो क्रिएट होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये जो कोशिका वाला हिस्सा होगा, ये जो शाखाएं होंगी,
ये उपास्थि के छल्ले जैसी संरचना बनी होंगी। तो इस तरह से ये एक छल्ले जैसी संरचना बनी होती है जो स्पंजी नेचर की होती है। और इस तरह से यही कोशिकाएं बाद में चल के ये जो शाखाएं होती हैं कई उपशाखाओं में इस तरह से ये बंटने लगती हैं। तो यहाँ पे आप फेफड़े का एक रफ डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, राइट वाला। तो राइट फेफड़ा जो होगा ये लंबाई इसकी ज़्यादा होगी, लंबाई इसकी ज़्यादा होगी और चौड़ाई तो ये वाला जो फेफड़ा होगा इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई इसकी थोड़ी सी कम होगी। तो थोड़ा फिगर इसका रफ है, एग्जैक्ट नहीं बना है, तो आप इसे बुक से देख लीजिएगा। तो मानव में श्वसन की क्रियाविधि, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं मानव में श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जनरली जो ह्यूमन होता है, जो मानव होता है, उसमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो खास रूप से 2 चरणों में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला जो चरण होता है श्वसन का वह है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, वो ज़्यादातर उनमें विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। वेल डेवलप्ड रेस्पायरेटरी सिस्टम उनमें जनरली प्रेजेंट होता है और उनके माध्यम से श्वसन की क्रिया जो होती है उसे हम लोग वायु श्वसन या कहते हैं। और जो वायु श्वसन की क्रिया होती है यह भी निम्न चरणों में बटी होती है। तो जिसमें सबसे पहला जो चरण होता है वायु श्वसन का उसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। तो ऑलरेडी इसे मैंने एक बार पहले भी डिस्कस कर दिया है। तो ब्रीदिंग क्या होता है, इसमें जो श्वसन अंग होते हैं ये वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। अर्थात हम श्वसन अंगों के माध्यम से O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय की क्रिया होती है। तो गैसीय विनिमय में हमने आपको ये भी ऑलरेडी बता दिया है कि जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को जनरली हम लोग ऐसे सिंबल देते हैं Hb। तो Hb जो होता है उसके साथ O2 अगर लगा रहेगा तो इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अर्थात ये रेड कलर का होगा। और ये रेड कलर का कब ये होगा, जब इसके साथ ऑक्सीजन होगी। और यही HbCO2 जो होगा, HbCO2 अगर हो जाएगा तो इसे हम लोग नाम दे देंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अर्थात ये अशुद्ध रक्त होगा। तो जो शुद्ध रक्त होगा उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, जो अशुद्ध रक्त होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। तो जनरली क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं वो कोशिकाओं के माध्यम से जब CO2 और O2 का आदान प्रदान कर रहे होते हैं तो उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे के साथ बांधने का कार्य करते हैं और कोशिकाओं के माध्यम से इनका आदान प्रदान होता रहता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है हमारे फेफड़ों के अंदर। तो रुधिर के माध्यम से जो ऑक्सीजन होगा वो शरीर के सभी हिस्सों में तथा कोशिकाओं में संचालित होता है अथवा पहुंचता है। तो जनरली जो रुधिर होगा, ब्लड होगा, ब्लड ही मात्र एक ऐसा साधन है जो हमारे शरीर के अंदर सभी तरह के जो पोषक तरल होते हैं या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक की भी उनका आदान प्रदान करने का काम करता है। ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसियस टिश्यू ऑन टिश्यू लेवल, गैसेस ऑन टिश्यू लेवल। तो बेसिकली जो ऊतक स्तर पर फेफड़ों की तरह ही गैसीय विनिमय होगा। इसमें जनरली क्या होगा, ऊतक O2 और CO2 का गैसीय विनिमय करने लगते हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि CO2 का परिवहन किस तरह से होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो मानव के अंदर जो CO2 होगा उसका परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है और रक्त में जो हीमोग्लोबिन होती है उसी के द्वारा होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो वायुमंडल के अंदर जो CO2 होती है वो CO2 भी कुछ मात्रा में हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है अंतःश्वसन के माध्यम से। साथ ही जब हम सांस पूरी तरह से ले लेते हैं और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त के अंदर होती है तो वो गैसेस एक्सचेंज के टाइम पे CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर में बाह्य श्वसन के द्वारा निष्कासित कर दी जाती है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो मनुष्य जो होता है, मनुष्य में के जो लंग की कैपेसिटी होती है, जो फेफड़े की संपूर्ण जो क्षमता होती है वो लगभग 6000 ml मिलीलीटर 6000 ml
होती है एक बार में वायु को अवशोषित करने की। तो टोटल जो लंग कैपेसिटी है वो 6000 ml है, अर्थात जो मनुष्य है वो इतनी वायु को पूरी तरह से अपने फेफड़े में एक बार में भर सकता है। साथ ही अगर हम बात करें अंतः श्वसन की जो क्रिया होती है, तो अंतः श्वसन की क्रिया में मनुष्य जो होता है वो 3500 ml वायु को अंदर ले सकता है और अवशोषित कर सकता है या फिर अंदर की तरफ भर सकता है। और बाह्य श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें मनुष्य एक बार में 1000 ml वायु को निष्कासित कर सकता है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो मनुष्य के फेफड़े होते हैं उसे न तो पूरी तरह से भरा जा सकता है, न ही पूरी तरह से खाली किया जा सकता है। उसमें कुछ वायु हमेशा बरकरार रहती है। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।